नमस्कार, स्वागत है आपका असित की इतवारी में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। और जैसा कि हमारे आपके बीच आज तय था भाई कि आज बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव की। और चुनाव में जो एक बात मैं समझ पाया कि भाई तेजस्वी यादव, ये आस भी हैं कुछ लोगों के लिए, उम्मीदें भी हैं, लेकिन ये जिनके लिए आस है, उम्मीदें हैं, उनके लिए एक फांस भी हैं, गले की फांस भी हैं। तो ऐसा मैं क्यों सोचता हूं, ऐसा मुझे क्यों लगा? आज इस विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारित था। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग ये तय कर लिया है, राज्य निर्वाचन आयोग की हम और आप माने तो लगभग ये तय है कि चुनाव अपने वक्त पर ही होंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग के इस फैसले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लोग बहुत आसानी से इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं, लेकिन आयोग ने कहा है कि चुनाव वक्त पर होंगे। सत्तारूढ़ दल एनडीए में भाजपा या जनता दल यूनाइटेड ये चाहते हैं कि चुनाव अपने नियत समय पर हो। सिर्फ एलजेपी जो एनडीए में है, एलजेपी की अभी मांग है कि नहीं, चुनाव को कोरोना की विभीषिका को देखते हुए कुछ दिनों के लिए टाला जाना चाहिए। अब एलजेपी ऐसा क्यों कह रही है, एलजेपी की तरफ से अलग अलग किस्म के बयान क्यों आ रहे हैं, इस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा कर लेंगे। आज नहीं करेंगे चर्चा। आज सिर्फ चर्चा ये कि तेजस्वी आस भी क्यों, और तेजस्वी आस भी क्यों और तेजस्वी फांस भी क्यों, दोनों क्यों है। तेजस्वी को हम दोनों क्यों मान के चलते हैं, क्यों आस भी है और फांस भी हैं। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो चुनावी तैयारियों में पार्टियां भी जुट गई हैं। लगभग आप देखेंगे तो बिहार में आपको देखकर लगेगा कि चुनावी तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। अब एनडीए और लालू प्रसाद के बीच सीधी टक्कर, जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो एक सीधी टक्कर है, वो टक्कर है एनडीए और लालू प्रसाद के बीच। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि मैंने एनडीए का नाम लिया लेकिन यूपीए का नहीं, लालू प्रसाद का नाम लिया। एनडीए की तरफ से किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन लालू प्रसाद का नाम लिया, यूपीए नहीं बोला। तो ऐसा क्यों बोला? तो इसकी वजह है, दरअसल आज भी बिहार की राजनीति में केंद्र लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद के इर्द गिर्द पूरी राजनीति चल रही है, इस बात से किसी का इनकार नहीं हो सकता है। यही सियासी स्थिति है और यही बिहार की सियासत का बड़ा सच है। इन्हीं के इर्द गिर्द, लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही राजनीति अभी यहां चक्कर लगा रही है। और आप मिलाएंगे कि जो सत्तारूढ़ दल हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, ये भी जब आप कोई सवाल इनसे पूछ दीजिए या खुद ही किसी मंच पर हों और बोल रहे हों, तो ये जब बात करेंगे तो ये लालू प्रसाद यादव के 15 साल वाले शासनकाल की ही चर्चा करते हैं। लालू राबड़ी का जो दौर था बिहार में, शासनकाल जो था, ये उसकी चर्चा करते हैं। ये खुद की 15 साल की चर्चा नहीं करेंगे, ये खुद की सरकार की उपलब्धियां कम बताएंगे, लेकिन ये मोड़ के ले जाते हैं बिहार को और बिहार की राजनीति को उसी दिशा में। ये याद करते हैं लालू यादव के शासनकाल को, राबड़ी यादव के शासनकाल को। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसकी वजह है ना, खुद की उपलब्धियां आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं। मतलब यह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों लालू को ही केंद्र में रखता है बिहार में। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन लीजिए, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सुन लीजिए, आप किसी को सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि नहीं भाई, सब लोग लालू को ही केंद्र में लेकर चलते हैं। सब लोग लालू प्रसाद के 15 साल वाले दौर को याद करना चाहते हैं और उनकी विफलताओं पर खूब चर्चा करते हैं। समीर अब्बास जैदी जी पूछ रहे हैं, बिहार में किसकी बहार, यूपी वालों को इंतजार। समीर जी, जो मेरा मानना है वो मैं बता रहा हूं कि सीधी टक्कर होगी बिहार में एनडीए और लालू प्रसाद खेमे के बीच, सीधी टक्कर होगी, ऐसा अभी दिख रहा है। दरअसल यहां सबको ये पता है कि लड़ना लालू से है, लालू प्रसाद के औरे से है, लड़ना उन्हीं से, ये सबको पता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में आए और एक बड़ा ही उस समय कह सकते हैं, हम आप कह सकते हैं कि एक लहर जैसी स्थिति थी नरेंद्र मोदी की, उसके बाद भी रही।
लेकिन 2015 में कुछ ही महीनों बाद, 2014 के कुछ ही महीनों बाद, आम चुनाव के कुछ ही महीनों बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो कोई लहर नहीं दिखी। यही मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि बिहार में चुनाव का मूड अलग हो जाता है, कोई लहर नहीं थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, इन लोगों ने बिहार में बहुत मेहनत की, ताबड़तोड़ रैलियां की, और ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद ये आरजेडी को पीछे नहीं कर सके। उन स्थितियों में भी लालू प्रसाद ने 81 सीटों पर जीत दर्ज की, 81 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की, और बीजेपी को मात्र 53 सीटें मिली। कितना बड़ा गैप है आप अंदाजा लगाइए। 81 पर आरजेडी, 53 पर बीजेपी रही, जबकि नरेंद्र मोदी लहर की स्थिति में थे, अमित शाह एक बड़ा जलवा था, अभी भी है। बिहार में इन लोगों ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन ये लालू प्रसाद को पटखनी नहीं दे पाए। लालू ने इनको पटका, 81 सीटें जीत के आई आरजेडी, और महज 53 सीटें बीजेपी जीत के आई। जेडीयू दूसरे नंबर पर रही, उस समय 71 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी तब, और चौथे पायदान पर तब रही थी कांग्रेस 27 सीटों के साथ। कांग्रेस के लिए 27 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये चुनाव तब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने एक साथ मिलके लड़ा था। उससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बीजेपी की गवर्नमेंट में थे, बिहार का मुख्यमंत्री थे, लेकिन अचानक 2015 में अंतरात्मा जागती है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ चुनाव के वक्त अंतरात्माओं को जब जागता देखता हूँ, तो कहीं के चुनाव, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आप देखेंगे कि राजनेताओं की अंतरात्मा ठीक चुनाव से पहले जागती है, और कुछ राजनेताओं की अंतरात्मा ठीक चुनाव के बाद जागती है, जब उन्हें किसको समर्थन देना है, और इसकी आवाज सिर्फ वही सुन पाते हैं, उनकी आत्मा जो अंदर से बोल रही होती है वो। अच्छा, ये कह रहे हैं हर्षवर्धन मिश्रा जी कि आप किस कारण से बिहार छोड़ दिए। हर्षवर्धन मिश्रा जी, मैंने बिहार छोड़ा नहीं है, और अभी भी मैं पटना में ही बैठा हूं। हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिहार से प्रवास करना पड़ा था, बेहतर नौकरी, बेहतर रोजगार के लिए मुझे भी दिल्ली जाना पड़ा, बाकी कुछ दिनों के लिए कानपुर भी जाना पड़ा। ये बेहतर विकल्प की तलाश थी, मैं जाना नहीं चाहता था, ये सच्चाई आपको बता रहा हूँ। बिहार में एक चैनल चल रहा था और वहाँ मैं नौकरी कर रहा था। जिस दिन मुझे बिहार छोड़ के जाना पड़ा, मुझे बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि वो नीतीश कुमार का दौर था, और नीतीश कुमार के दौर में भी बिहार से पलायन हुआ जबरदस्त, लोगों को जाना पड़ा। पटना से चलने वाले 2-2 टीवी चैनल, सैटेलाइट न्यूज चैनल नीतीश कुमार के शासनकाल में ही बंद हुए। अब मैं सीधे आरोप किसी पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन कोई भी प्रमोटर करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के बंद करना नहीं चाहता है, यही सच्चाई है, उसे बंद करना पड़ता है। अब कौन लोग बंद करवाते हैं वो जानिए, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में पटना से चलने वाले 2-2 सैटेलाइट न्यूज चैनल जो बिहार झारखंड के रीजनल चैनल थे, बंद हुए हैं, यही सच्चाई है। और मुझे भी उस पीड़ा से गुजरना पड़ा है और अपना घर बार छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा है। हर्षवर्धन मिश्रा जी, ये सच्चाई है। जेएम अकबर खान जी पूछ रहे हैं, सर क्या आप तेजस्वी यादव को एक मजबूत सीएम कैंडिडेट मानते हैं? मेरी निजी राय अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं नहीं मानता। विकी कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या तेजस्वी लालू जी की छवि जो जंगल राज के लिए फेमस है उसे धूमिल कर पाएंगे? तेजस्वी अभी जिस भी राजनीतिक हैसियत में है वो लालू प्रसाद यादव जी की छवि की वजह से ही है, उसी छवि की वजह से है। विकी कुमार जी। अविरल गुप्ता जी, अब राजस्थान में क्या होगा सर? राजस्थान की चर्चा बाद में कर लेंगे, सरकार संकट में है अविरल। आशुतोष शुक्ला जी, राजद में अंदरूनी कला के साथ दोनों भाइयों में आपसी तालमेल की कमी व लालू प्रसाद का जेल में होना इस बार राजद पर भारी रहेगा, इस पर आपकी क्या राय है? आशुतोष शुक्ल जी, इस पर चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। जयम अकबर जी, क्या आपको नहीं लगता सर महागठबंधन में भी सीएम कैंडिडेट को लेकर सब नहीं, सबकी राय अलग अलग है, लेकिन सब देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरी भी है, व्यवस्था भी है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है और यही चर्चा करने हम बैठे हैं। जय अकबर जी, तो पहले समझ ले, कांग्रेस को मिली 27 सीटें 2015 में। ये चुनाव आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू ने मिलकर लड़ा। उसके पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही थे, बिहार में सरकार चला रहे थे बजाबता। अचानक 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी अंतरात्मा जाग गई, और जागी हुई अंतरात्मा ने उनको एनडीए से कहा भागने के लिए। वो भागे और यूपीए में आ गए, और यूपीए में आते ही, उससे पहले भी वो कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने सांप्रदायिक कहा,
दंगाई कहा, भारतीय जनता पार्टी को बड़का झंझटिया पार्टी, झगड़ालू पार्टी की संज्ञा दी। उधर से मोदी जी ने भी पलटवार किया। उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यूनाइटेड को कहा जनता का दमन और उत्पीड़न पार्टी, जनता का दमन और उत्पीड़न पार्टी। अब देखिए बहुत सारी इसके बातें इसके बाद भी हुई, सारी बातों की क्या चर्चा की जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें हुई। खैर, खूब आरोप प्रत्यारोप लगे और ये चुनाव ये लोग जीत के आए और आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की तरफ भागे और फिर जो नरेंद्र मोदी उनको बड़े ही दंगाई और सांप्रदायिक लगते थे, वो उनको बड़े ही महात्मा पुरुष लगने लगे। जो भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत ही झगड़ालू पार्टी और देश को बांटने वाली पार्टी लगती थी, वो अब सबसे अच्छी पार्टी लगने लगी। और जो जनता दल यूनाइटेड नरेंद्र मोदी जी को जनता का उत्पीड़न करने वाली, दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी लगती थी, वो अब नरेंद्र मोदी को जनता की सेवा करने वाली पार्टी लगने लगी। तो फिर यू टर्न हुआ नीतीश कुमार का और वो बीजेपी के साथ आ गए और सरकार बना ली। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं अजय झा। अच्छा अजय भैया नमस्ते। ये पूछ रहे हैं नीतीश से अच्छा फिलहाल कोई दूसरा नहीं, अगर हो तो बोले। ऐसा है अजय भैया, मेरा अपना मानना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब भी देश को यही लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन 2004 में इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से बाहर किया। कोई विकल्प देश के सामने नहीं था, कोई विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार विपक्ष के पास नहीं था। लोगों ने सिर्फ सोनिया गांधी का चेहरा देखा था, कांग्रेस में कोई दावेदार नहीं था और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो विकल्प तो जनता देती है ना, विकल्प देना राजनीति का काम नहीं है ना। नीतीश कुमार क्यों अपना विकल्प आपको देना चाहेंगे? नीतीश कुमार ही अपना विकल्प आपको क्यों दे दें? या राहुल गांधी अपना विकल्प आपको क्यों दे दें? नरेंद्र मोदी अपना विकल्प देश को क्यों दें? तो विकल्प तलाशना लोकतंत्र में जनता का काम है और जनता तलाश लेती है। 2004 में हम लोगों ने देखा है। वंदना सिरोही कह रही हैं चिराग पासवान 94 सीटें मांग रहे हैं। 101 सीटों पर पिछली बार लड़ने वाली जेडीयू भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के सामने मैनेजमेंट का संकट कितना बड़ा लग रहा है। वंदना, जो लोग भी एलजेपी की राजनीति जानते हैं, रामविलास पासवान जी की राजनीति जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए पार्टी बहुत ही माहिर है। प्रेशर, दबाव की राजनीति बहुत करती है चुनाव से पहले। ये अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए या कुछ सीटों पर भले ही पार्टी कोई दूसरी हो लेकिन इनके पसंद के उम्मीदवार हों, ये सब करने के लिए पार्टी दबाव बनाती रहती है। इस पार्टी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इस पार्टी की का मानना है कि भाई सत्ता के साथ बने रहना है, सरकार के साथ बने रहेंगे, सारा काम होता रहेगा। तो जिसकी सरकार उसके तरफदार, ये एलजेपी की रणनीति रहती है। तो इसलिए एलजेपी की ये प्रेशर पॉलिटिक्स लोग समझ रहे हैं। अभी तक लोगों की समझ में यही बात आ रही है कि एलजेपी ये दबाव की राजनीति कर रही है। शमिता दास गुप्ता कह रही हैं आज के पॉलिटिशियंस को की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, सिर्फ पावर और पैसा। हाँ, सच्चाई है, सच्चाई है। आप देश के बड़े पार्टी के नेताओं से जरा पूछ लीजिए भाई, अगर कांग्रेस से ही पूछ ले गांधीवादी समाजवाद क्या है, कुछ बड़े नेताओं से हमें पूछना चाहिए, तो नहीं बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी एक बड़े नेता से एक बार हमने पूछ दिया था कि भाई आप लोगों की पार्टी का सिद्धांत क्या है, सिर्फ सिद्धांत बता दीजिए, मूल सिद्धांत जिसे आप लोग कहते हैं वो क्या है। तो बड़े नाराज हो गए थे। तब मैं कानपुर के एक चैनल में था। बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अब तो नहीं है, 2014 के बाद वहां से पर चले गए। खैर, अब हम बात कर रहे थे 2015 की। 2015 के चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन ने चुनाव जीता, लेकिन बाद में नीतीश कुमार उसके मुखिया बने, मुख्यमंत्री रहे। हालांकि सीटें इनकी पार्टी को कम थी, 71 सीटें थी, 81 सीटें आरजेडी की थी। फिर भी आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनने दिया। बावजूद इसके नीतीश कुमार नहीं रहे ज्यादा दिनों तक, वो फिर बीजेपी में गए। बीजेपी में जाने के बाद भले इनकी सरकार में रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्होंने बचा ली, लेकिन ये सच्चाई है कि इनकी साख को एक बड़ा डेंट लगा। इस घटना से इनकी साख को एक बड़ा डेंट लगा और कह सकते हैं कि बिहार के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता बनने का मौका नीतीश कुमार ने वहां खो दिया। ये सच्चाई, इतना डेंट लगा कि एक बड़ा मौका था इनके सामने। अभी भी बिहार में सबसे बड़े जनाधार के नेता लालू प्रसाद हैं, तो वो मौका नीतीश कुमार के पास था। लेकिन जो यू टर्न इन्होंने लिया और जिसके बाद इनका नाम पलटू राम लोग कहने लगे, आम चर्चा में लोग, मोहल्लों में, गलियों में आप बात कीजिए, लोग कह देते हैं।
तो एक बड़ा मौका था जब ये बिहार के सबसे बड़े जनाधार के नेता हो सकते थे, तो वो मौका नीतीश कुमार ने वहीं गंवा दिया। ये सच्चाई है, वो मौका था इनके पास, ये बन जाते, सबसे बड़े जनाधार के नेता बन जाते, लोगों को इन पर भरोसा था। और लेकिन तमाम लानत मलामत के बावजूद फिर एनडीए में जाना, तो वो मुझे लगता है कि एक इनके लिए बड़ा डेंट था। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज भी लालू प्रसाद ही सबसे बड़े जनाधार के नेता हैं। 81 सीटें लेके विधानसभा में आरजेडी बैठी है, तो यूं ही तो नहीं बैठी है। लेकिन वो लालू प्रसाद हैं, तेजस्वी यादव नहीं है जनाधार वाले नेता, ये हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अच्छा, विक्की कुमार जी पूछ रहे हैं, अच्छा भी कह रहे हैं तुम आओ राजनीति में। भैया ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, आज की राजनीति जो है ना, आज की राजनीति बाहुबल, धनबल, छल बल सब खोज रही है। कहाँ इतना हम लोग कर पाएंगे। विक्की कुमार कह रहे हैं जनता अगर बदलाव चाहती हो फिर भी सिर्फ दो चेहरों में आके सिमट जाती है, एक तरफ राजद, दूसरी तरफ एनडीए। देखिए विक्की कुमार जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। यही लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि भारत जैसी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारे पास विकल्प नहीं है। मतलब हम अपने बीच से लोगों को नहीं सामने कर पा रहे हैं, हम नेतृत्व नहीं पनपने दे रहे हैं। हमने कुछ राजनीतिक दलों को ठेका दे रखा है कि भैया तुम ही देख लो, हमारा लोकतंत्र तुम ही चलाओ, तुम ही नेता वेता पैदा कर लो। यही गड़बड़ी है ना। समाज के भीतर से अगर नेता आगे आते, समाज के भीतर से हम नेता निकालने की हैसियत रखते, तो आज बहुदलीय व्यवस्था में हमें इस विकल्पहीनता का शिकार तो नहीं होना पड़ता। मैंने नारा सुना है, चूंकि अटल जरूरी है इसलिए फला मजबूरी है। हम मजबूरी में प्रतिनिधि चुनते हैं। अब एक मजबूर वोटर मजबूत प्रतिनिधि कहां से चुन लेगा बताइए। तो मजबूर वोटर जिस देश में होगा वो लोकतंत्र कमजोर होगा ना, मजबूत थोड़ा ही होगा। तो इसलिए समाज के भीतर से हमें लोगों को आगे लाना पड़ेगा ना, यहां हमने कमी की है। खैर, तो बात हो रही थी अब कि भाई जनाधार लालू प्रसाद का हो सकता है, जनाधार तेजस्वी का नहीं है। तेजस्वी मास के लीडर अभी शायद नहीं हो पाए हैं, लालू प्रसाद मास के लीडर हैं। हाँ, कमजोर हुआ है, ये सच्चाई है कि 90 के दशक में जो लालू प्रसाद की स्थिति थी वो अब नहीं है, लेकिन अभी भी बिहार के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता तो हैं। लेकिन लालू प्रसाद है वो, तेजस्वी यादव नहीं है वो। और अब नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में। तो अब मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पर कि आखिर मैंने ये बात क्यों कही कि भाई तेजस्वी यादव आस भी हैं और तेजस्वी यादव विश्वास भी हैं और तेजस्वी यादव फांस भी हैं। क्यों ये बात कही? सन 2000 के बाद लालू प्रसाद लगातार जनाधार खोते गए, कई वजहों से खोते गए। जिस तरह सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद आपराधिक राजनीति से खुद को जुदा नहीं कर पाए, अलग नहीं कर पाए, उसी तरह आज भी लालू प्रसाद पारिवारिक राजनीति से खुद को अलग नहीं कर पाए। वो सब कुछ परिवार को ही दे देना चाहते हैं, बाकी सबका सहयोग लेना चाहते हैं। जो समीकरण होते हैं चुनाव के लिए जरूरी, उसके लिए बाकी लोगों का सहयोग चाहिए, लेकिन नेतृत्व सिर्फ अपने परिवार तक सिमट कर रखना चाहते हैं। इस प्रयोग में भी अगर उन्होंने राबड़ी देवी के हाथ में सब कुछ दिया होता, तब भी पार्टी में वो स्थिति नहीं होती जो अभी है, या जनाधार इतना नहीं जाता। हुआ ये कि को भी पता था कि भाई राबड़ी देवी को पार्टी प्रमुख बनाने, अध्यक्ष बनाने के वक्त भी वो जान रहे थे कि क्या होना है। तेजस्वी को जब पार्टी की कमान दी गई, अजय झा जी कह रहे हैं तुम आओ, हम लोग हैं ना, चिंता नहीं करो भैया, आप तो हमेशा है मेरे साथ, हर सुख दुख में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार की राजनीति में भैया ओनली फॉर न्यू फेस चाहिए जनता को, ये शैलेंद्र पांडे जी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नया चेहरा कहां से आए, कौन लाएगा नया चेहरा, इसी पर तो चर्चा करनी है। ये तो जिम्मेदारी समाज की है ना, ये समाज का काम है ना कि लाए नया चेहरा। विक्की कुमार कह रहे हैं जहां तक मेरा मानना है किसी भी चुनाव में लोगों को अपने आसपास के नेताओं को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, बजाय किसी पार्टी के चेहरे को प्राथमिकता दिए बगैर। ये सुझाव इनका है, विक्की कुमार जी का। आरजेडी के मनोज झा एस सीएम, शमिता दास गुप्ता पूछ रही हैं। गजब विश्लेषण, नमस्कार, ये आदि अंकर द्विवेदी कर रहे हैं। अच्छा, शमिता दास गुप्ता जी, क्या लालू प्रसाद जी मनोज झा को सीएम का चेहरा बनने देंगे? बताइए, उनके घर में तेजस्वी नहीं है क्या, तेज प्रताप नहीं है क्या, उनकी बेटियां नहीं है क्या? इसी चीज से तो लालू प्रसाद आगे नहीं निकल पाए और धीरे धीरे जनाधार खोते गए।
इसी चीज से तो वो नहीं निकल पाए ना, यही तो समस्या है उनके साथ, और उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब तेजस्वी को जब उन्होंने पार्टी प्रमुख बनवाया, देखिए बिहार में एक बड़ी पुरानी कहावत है और आप सब लोग जानते होंगे, लइका मालिक बूढ़ दीवान, मामला बिगड़े सांझ बिहान। मतलब कम उम्र का मालिक हो और अनुभवी और बुजुर्ग दीवान जो पहले हुआ करते थे, खजांची या एम्प्लॉय कह सकते हैं, तो मामला जो है रोज बिगड़ना है। वो यही हुआ इनके साथ, आरजेडी के साथ, लइका मालिक बूढ़ दीवान, अब मामला बिगड़ने लगा सांझ बिहान। तेजस्वी यादव हो गए राजद प्रमुख। अब दिक्कत ये हो गई कि भाई 50 से 80 साल के जो राजनेता हैं, जिनमें कई लोग हैं जिनको लालू प्रसाद खुद भैया बोलते हों, या जो लालू प्रसाद को डांट देते हों मौके बेमौके, कई हैं जो लालू प्रसाद के मित्रवत हैं, कई हैं जो उनके समकक्ष हैं, इनको भी तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। अब हुआ ये कि ये स्वीकार्यता दिल से नहीं, दिल से लोगों ने नहीं स्वीकारा, ये राजनीतिक व्यवस्था मजबूरी में लोगों को स्वीकार करना पड़ा। एक 24-25 साल के नेता को, जिसको गोदी में खिलाया हो, जिसके पालन पोषण को अपने सामने देखा हो, उसे अब अपना नेता मानना पड़ा लोगों को। तो ये बात बहुत दिल से लोग स्वीकार नहीं कर पाए। अब हुआ ये कि ये नेता भले ही दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन इनके आपसी स्वार्थ भी इतने थे, आपसी स्वार्थ आपस में इतने टकरा रहे थे कि ये पार्टी में कभी ये इस हैसियत में आ ही नहीं पाए कि उस नेतृत्व को चुनौती दे सके या लालू प्रसाद की इस परिवारवादी सोच को चुनौती दे सके। ये कभी उस हैसियत में नहीं रहे कि मिलके एक नई पार्टी खड़ी कर लें और फिर आरजेडी को चुनौती दे सकें या तेजस्वी को चुनौती दे सकें, क्योंकि इनके आपसी स्वार्थ ही टकराते रहे। अजय भैया लिख रहे हैं, जय झा जी, संजय गांधी की छवि है तुम्हारे अंदर, एक बार सोचो। ठीक है भैया। तो इनके आपसी स्वार्थ ही आपस में इतने टकराते रहे कि ये कभी कुछ अलग करने की हैसियत में नहीं रहे। अच्छा, इनमें से ज्यादातर वो नेता हैं जो कम से कम कट्टर धार्मिक सोच के नहीं है, वरना ये दूसरी पार्टियों में जगह तलाश लेते। कांग्रेस में जा नहीं सकते थे क्योंकि आरजेडी से कांग्रेस में जाइएगा तो कांग्रेस में हाशिए पर चले जाइएगा, नहीं तो आरजेडी के नेता नाराज हो जाएंगे, भाई कांग्रेस ने क्यों हमारे नेता को महत्व दिया। तो आरजेडी के नेता नाराज हो जाएं, ये कांग्रेसी नहीं चाहेंगे, तो कांग्रेस में नहीं जा सकते। और दूसरे दलों में उनको डर था कि कहीं उनकी छवि भी धार्मिक कट्टरवाद की ना हो जाए। तो ये कम से कम इस मामले में भी लालू प्रसाद ठीक ठाक लगे, कम से कम ये तो उनका क्लियर स्टैंड रहा, चाहे उनके साथ जो कुछ भी बीता। खैर, तो अब क्या हुआ कि अब तेजस्वी को चुनौती दे नहीं पाए और उसी पार्टी में पड़े रहना पड़ा इन नेताओं को। तो अब इन्हीं तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ना भी है, यही उनकी आस भी है, और यही तेजस्वी आरजेडी के उन नेताओं की फांस भी है। सच्चाई तो यही है, करें क्या अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस की बात आती है कि भाई 89-90 के बाद जो हम सबने देखा भी है, उसके बाद की जो पीढ़ी होगी उसने नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे ये दोनों घटनाएं याद आती हैं। मंडल और कमंडल का दौर। अबसार आलम लिखते हैं, बिहारी लोग राजनीति की बात बहुत करते हैं, लेकिन एक भी अच्छा राजनेता नहीं दे पाए आज तक। अबसार जी, तो ये किसको देना है? हमको आपको देना है ना, किसने रोका है? किसने रोका है? आइए हम आप मिलकर अच्छा नेता दें। इसके लिए राजनीति को कैसे कसूरवार ठहराएं? इसके लिए तो हम आप कसूरवार हैं ना, हम आप मिलकर दें अच्छा नेता। किसने रोका है? आप भी कुछ सोचिए इस पर। तो 1989-90 में मंडल और कमंडल की जो सियासत हुई उसमें कांग्रेस आ गई हाशिए पर, यह सच्चाई हम सब जानते हैं। कांग्रेस की मुश्किल यह थी कि कांग्रेस खुलकर किसी खास जाति विशेष या एक दो जाति विशेष की राजनीति नहीं कर सकती थी, ना ही कांग्रेस खुलकर किसी धर्म विशेष की राजनीति कर पाती। मंडल कमंडल ने भारत की राजनीति को इन्हीं दो ध्रुवों में बांटा, या तो सीधे जात की राजनीति या तो सीधे सांप्रदायिक राजनीति। कांग्रेस इस दोनों में खुद को फिट नहीं कर पाई और यहीं से कांग्रेस गई हाशिए पर। अबसार आलम जी लिख रहे हैं, आज भी बिहार में बीमारू राज्य बना हुआ है। भाई, तो अब मतदाता अगर नहीं बीमारू राज्य की श्रेणी से बिहार को निकालेगा तो राजनेता तो नहीं निकालने वाले हैं ना अबसार जी, मतदाताओं को निकालना पड़ेगा।
तो अब कांग्रेस की मुश्किल यही हो गई, ना ही खुल के जात की राजनीति कर पाई, ना ही खुल के सांप्रदायिक राजनीति, और मंडल का मंडल के बाद भारत की राजनीति कमोबेश यही हो गई, या तो आप खुल के जात की राजनीति कीजिए या खुल के सांप्रदायिक कीजिए। ये दोनों कांग्रेस नहीं कर पाई और कांग्रेस चली गई अब हाशिए पर। कांग्रेस की मुश्किल दरअसल यहीं से शुरू हुई, और यहां से शुरू हुई में हुआ ये कि भाई जो पिछड़े वोट बैंक पर तब के जनता दल का कब्जा हो गया, मतलब लालू प्रसाद यादव उनकी टोली का, और अगड़ों पर हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। अगड़े वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। बाद में स्थितियां बिगड़ती गईं। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी भी बहुत ज्यादा हो गई, और आंतरिक गुटबाजी की वजह से प्रदेश स्तर पर कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिस पर जनता सीधे भरोसा कर ले और उसके नेतृत्व पर भरोसा करके वो कांग्रेस को वोट दे सके। आंतरिक गुटबाजी ने कांग्रेस में इस तरह के नेताओं को उभरने भी नहीं दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ऐसे नेता नहीं थे, इस क्षमता के नेता नहीं थे, ऐसे योग्य नेता नहीं थे। काफी ऊर्जा मान लो, काफी क्षमता मान लो, कांग्रेस में आज भी हैं, लेकिन इनकी आंतरिक गुटबाजी उनको उभरने नहीं देती है। सच्चाई ये है। अजय झा जी लिख रहे हैं, फिर कौन होगा अगला सीएम? यंग को आना होगा। आना तो होगा, लेकिन हम आने कहां दे रहे हैं? राजनीति उन्हें आने कहां दे रही है? दिव्या तिवारी इज वाचिंग, तो बहुत देर से आई हो। खैर, तो अब क्या हुआ? आंतरिक गुटबाजी ने कांग्रेस में किसी ऐसे नेता को आगे भी नहीं उभरने दिया। जात की राजनीति खुल के कर नहीं पाई कांग्रेस, सांप्रदायिक कर नहीं पाई, कांग्रेस गई हाशिए पर। बाद में स्थितियां इतनी खराब हो गई कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को जनता दल के चक्कर में, या कहें लालू प्रसाद यादव के चक्कर में, चक्कर छाप चुनाव चिन्ह भी था, ध्यान रखिएगा, चक्कर में उलझना पड़ा। कुछ दिनों बाद ये चक्कर ऐसा घन चक्कर हुआ कि नीतीश कुमार मसाल लेके अलग हो गए, और नीतीश कुमार जब मसाल लेके अलग हो गए तो पंजे में, कांग्रेस के पंजे में लालू की लालटेन लटक गई, और तब से वही लालटेन पंजे में लटकाए सियासी अंधेरे में कांग्रेस खुद के लिए रास्ता तलाश रही है, आज भी तलाश रही है, वो पंजे में लालटेन लटकाए। तो अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है, विकी कुमार जी लिख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में भी मैंने देखा, या यूं कहें सभी ने देखा, कि बेगूसराय में कन्हैया और शायद मिजोरम में एरोम शर्मिला जैसी चेहरों के साथ जनता क्या करती है। हाँ देखिए, मैं तो एरोम शर्मिला जी के साथ जो हुआ वो वाकई मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसे को हिलाने वाली खबर थी, इसको तो मैं मानता हूं। वंदना एम मिश्रा, तो अब आज भी वही लालटेन लेकर अंधेरे में कांग्रेस एक रास्ता तलाश रही है, वरना कांग्रेस के पास मौकों की कमी तो थी नहीं। कुशहा तटबंध जब टूटा था, क्या कुशहा तटबंध टूटने की सच्चाई आज तक सामने आई? कोसी की उस त्रासदी में कितनी जानें गईं, क्या कोई श्वेत पत्र सरकार लेकर सामने आई? कैसी तबाही मची, क्या कोई श्वेत पत्र सरकार सामने लेकर आई? या सृजन घोटाला हुआ नीतीश कुमार के ही शासनकाल में। तो ऐसे कई मौके कांग्रेस को मिले जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाती तो खोई हुई जमीन में से कुछ तो हासिल कर ही लेती, लेकिन कांग्रेस नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि सक्षम नेतृत्व बिहार कांग्रेस को शायद नहीं मिला। सक्षम नेतृत्व बिहार कांग्रेस को नहीं मिला, ऐसी कोई योजना बिहार कांग्रेस के पास नहीं थी, या बिहार कांग्रेस हमेशा इस संशय में रही कि पता नहीं अगले चुनाव में कहीं नीतीश के पास ही न जाना पड़े। शीर्ष नेतृत्व कौन सा फैसला ले, आला कमान को फैसला करना है, हो सकता है ये भी हो। लेकिन ये सच्चाई है कि सूबे में कोई ऐसा नेता नहीं था जो इन चीजों को जनता के बीच ले जाता, और या संगठन उसका साथ देती और कुछ बेहतर कर पाता। तो ये भी कांग्रेस नहीं कर पाई। नहीं तो कांग्रेस चाहती तो भाई कई सारे मुद्दों पर आगे बढ़ के और कब का लालटेन को किसी दीवार पर लटका चुकी होती, लेकिन कांग्रेस ये नहीं कर पाई। और आज भी सूबे में कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका अपना कोई ठोस जनाधार हो और जिसके आह्वान पर लोग भरोसा कर सरकार की नीतियों का विरोध कर सकें। ऐसा कोई नेता आज भी कांग्रेस में मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देता। हो सकता है आप लोगों को दिखाई देता हो, या हमारे दर्शकों में से किसी को दिखता हो, या कांग्रेसियों को दिखता हो, लेकिन मुझे कम से कम नहीं दिखता कांग्रेस में आज भी कोई ऐसा नेता जिसका अपना ठोस जनाधार हो, जिसके आह्वान पर लोग कोई आंदोलन कर लें या सरकार के खिलाफ कोई मुहिम चला दे। अच्छा, जिन नेताओं में ऐसी कुछ संभावनाएं दिखती भी हैं, सूबे में ऐसे नेता हैं कांग्रेस के पास जिनमें कुछ संभावनाएं हैं,
तो जिन नेताओं में ऐसी कुछ संभावनाएं दिखती भी हैं, उन्हें कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी हाशिए पर धकेल देती है, उन्हें किनारे लगा देती है कांग्रेस की आंतरिक राजनीति, तो वे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और अब यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं को भी आरजेडी के तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानना पड़ता है। मतलब जिस तेजस्वी यादव को खुद आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है दिल से अपना नेता नहीं मान पाते, उसी तेजस्वी यादव को कांग्रेस को भी अपना नेता बिहार में मानना पड़ता है। मतलब आरजेडी से अलग होकर अपना अस्तित्व तलाशने को जो बेचैन है कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता, उन बेचैन जमीनी कार्यकर्ताओं को भी तेजस्वी को ही अपना नेता मानना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी मजबूरी बिहार में कांग्रेस की है, लेकिन चारा नहीं है कोई। आज के मौजूदा दौर में आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस चुनाव लड़ने के बारे में सोच नहीं सकती। 27 सीटों में 7 सीटें वो बचा पाएगी कि नहीं, अकेले दम पर कहना मुश्किल है। तो मजबूरी हो गई है कांग्रेस की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी भले ही गले की फांस बन गए हों, लेकिन आस भी अब सिर्फ तेजस्वी ही हैं, क्योंकि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तेजस्वी का अपना भले ही कोई जनाधार ना हो, लेकिन लालू प्रसाद की जमीन पर वो राजनीतिक खेती करेंगे तो वारिस हैं तो, और उसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। इसलिए तेजस्वी यादव महागठबंधन में जो जो दल शामिल होंगे, उन तमाम दलों के लिए भले ही फांस हो, लेकिन आस भी तेजस्वी यादव ही हैं। और कांग्रेस जैसे दल को निश्चित तौर पर अब यह सोचना होगा कि कब तक वो लालू की लालटेन से राजनीतिक अंधेरे में भटकती फिरेगी। लालू की लालटेन लेकर वो रास्ता वो कब तलाश पाएगी, कब उसकी आंतरिक गुटबाजी खत्म होगी। तो तेजस्वी आस भी और फांस भी में आज इतना ही। नमस्कार।